हाँ ठीक है, स्टार्ट कर दूं। अपने जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी अपने एक रस्सी है, रस्सी है, दो विद्यार्थी अपने रस्सी को एक रस्सी उसकी रस्सी पकड़कर वो खड़ा कीजिए। खड़ा करने के बाद रस्सी ऊपर नीचे जब झटकने लगे तो आपको परिचित होता है कि मालूमात होती है कि क्या अंतर है, मतलब क्या होता है, क्या महसूस होता है। जब आप निरीक्षण करेंगे, दो बच्चे रस्सी को पकड़ते हुए और नीचे झटकते हुए देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऊपर नीचे दबाव निर्माण होता है। इसमें से जब ये ऊपर नीचे दबाव होने के बाद ही उनमें ऐसा निरीक्षण किया जाता है कि ऊपर नीचे होता है। उसी तरह से ये रस्सी का प्रयोग हो गया। और रस्सी करते हुए भी दूसरा एक प्रयोग है, एक थाली है। इस थाली में जो रंगोली है, ये रंगोली फैलाई है और थाली के नीचे जो हल्का सा और धक्का देने के बाद उसके बाद क्या होता है, कंपन यानी कि वो ऊपर जाता है। तो थाली को जब आप धक्का देंगे तो उसमें से कोई भी मतलब रंगोली है और रंगोली क्या करती है, ऊपर जाती है। इसी तरह से रंगोली का प्रयोग हो गया। तो ये रंगोली का प्रयोग करते हमने ये दो कृतियां करके मतलब देख लिया कि दो कृतियां आकृति पॉइंट 2.14 के अनुसार ये हमने देख लिया रस्सी का प्रयोग के तौर पर, और आकृति क्रमांक 2.15 ये रंगोली प्रयोग, यानी कि दो प्रयोग हम ये अच्छी तरह से किए हैं और करते हुए भी। और इसके साथ साथ कि यहाँ पे दिया है कि ये पूर्ण रूप से जो तो ज्वालामुखी, अभी ज्वालामुखी का जो उसके कई परिणाम है, भूकंप के परिणाम, और उसके साथ साथ अभी ज्वालामुखी में भूकंप के कई परिणाम हैं। और भूकंप के परिणाम कैसे होते हैं और परिणाम क्या, जो अपने भूपृष्ठ पर जब भूकंप होता है तो उसका परिणाम वो दरारें पड़ती हैं और उसके कारण भूस्खलन होकर चट्टानें गिरती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले, उस्मानाबाद जो जिला है वो उस्मानाबाद जिले में जो कि लातूर वही गांव में वहां पे भूकंप आया था। और भूकंप आने के बाद ही कई कई जगह पे भूस्खलन हो गया था, चट्टानें गिरने लगी थी और जो मकान है मकान नीचे मतलब गिरे थे। और कई जगह का जो भूजल का जो मार्ग है उस मार्ग का परिवर्तन हो गया था, यानी कि जैसे कुएं के पानी में बदलाव आ जाता है, ये कुएं का पानी में बदलाव आने के बाद परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होने के बाद ही जैसे कई कुछ प्रदेश में ऊपर नीचे ऊंचे उठ जाते हैं तो ऐसे कुछ प्रदेश धस भी जाते हैं। और समुद्र से या समुद्र में सुनामी निर्माण होती है। अभी भी हम देखते हैं जो अरब सागर में जैसे कि ये निकोबार मतलब अंडमान निकोबार वही जगह सुनामी आई थी। तो आने के बाद ये लहरों की जो किनार की पट्टी पे है, किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव या वित्त हानि होती है। इन्हीं कारण ये लहरों की कारण सुनामी की लहर है, इनके कारण जो उनके किरणों की बड़ी मात्रा में जीव होती है। और इसी तरह से कई हिमाचल होते हैं, तो हिमाचल प्रदेशों में भी हिम की चट्टानें गिरती है। और ये हिम की चट्टानें गिरने के बाद यानी कि ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से ये चट्टानें गिरती है, मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि भी होती है।
तो ऐसी स्थिति जब निर्माण होती है तभी तो मालूम हो जाता है कि ये या मकान गिरने से जीवित होती है, यानी कि हानि जीवित हानि होती है, यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन सारा नुकसान ये भूकंप की वजह से हो, इनकी भूकंप की परिणाम वही होता है। तो ये हम देखते हैं कि भूकंप के समय में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमेशा के लिए तो हमेशा के लिए हम ये देखना चाहिए कि सर, हेलो हेलो सर, ये हाँ, देखिए भला क्या होता है भूकंप के समय में किस प्रकार की सावधानी चाहिए, उनके या उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर हम हमें कई कक्षा में प्रयोग किए कीजिए। तो भूकंप जो आकृति पॉइंट 2.11 है और 2.11 आकृति के पेज नंबर उसमें ये 16 में दिया है, तो सॉरी 16 में नहीं है, तो 2.11 ये यहाँ पे दिखाई देता है। इनके ये भूकंप मतलब इसकी प्रकार की ये भूकंप मापक यंत्र होते हैं। अत्याधुनिक मापों की यंत्रों की जानकारी इंटरनेट द्वारा की जाती है और ये भूकंप रिक्टर स्केल में मापा जाता है कि मतलब वो मतलब मापना कैसा, इसके द्वारा यहाँ पे भूकंप मापा जाता है। इनके साथ साथ ये जानकारी अभी आधुनिक तंत्र से या इंटरनेट द्वारा उनकी संकलित की जाती है। उनके इसी तरह से ये भूकंप हो गया। अभी भूकंप होने के बाद ही देखना है कि ज्वालामुखी देखना है। तो ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी क्या है कि ज्वालामुखी में जो अपना पृथ्वी है, इस पृथ्वी के गर्भ के भूगर्भ जो है, इस भूगर्भ में भूगर्भ से गर्म ठोस और गैसीय पदार्थ, ये तीन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की क्या है तीन महत्वपूर्ण, एक गर्म है, एक द्रव है और गैसीय पदार्थ। इन्हीं कारण ये क्या होता है ज्वालामुखी का वो हो जाता है, बाहर फेंके जाते हैं। द्रव के कारण, इनकी ठोस के कारण और गैसीय पदार्थ के कारण भूपृष्ठ से वे ऊपर खींचे जाते हैं। इसी क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। नोट कीजिए ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ऐसे आप बोलते बोलते ज्वालामुखी के कई उद्गार से राख या जलबाष्प, अनेक प्रकार की गैसें, तप्त और चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अभी देखो, ये देखते ही आपको मालूम हो जाता है कि ये शिलारस भूपृष्ठ से शिलारस आने के बाद ही वह लावा बन जाता है। लेकिन प्रकार के अनुसार ज्वाला के निम्न प्रकार होते हैं। तो निम्न प्रकार में से पहला प्रकार है केंद्रीय ज्वालामुखी। प्रकार है केंद्रीय ज्वालामुखी। तो ये केंद्रीय ज्वालामुखी क्या है कि कैसा होता है, इस ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस यानी भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया में ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के फैल जाते हैं। इससे शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। तो जैसे कि शंक्वाकार ज्वालामुखी, जैसे कि शंक्वाकार जैसे शंख होता है, इसी तरह से ये ज्वालामुखी का पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी मतलब पर्वत, ज्वालामुखी जो है, ये ज्वालामुखी कहाँ है, तो जैसे जापान में, उदाहरण के तौर पर नोट कीजिए, जापान के आगे लिखिए, मतलब ज्वालामुखी में जापान में कैसा है, शंक्वाकार ज्वालामुखी है। इन पर्वतों का निर्माण हो गए हैं और जापान में
ये फुजियानामा, और फुजियानामा में भी ये केंद्रीय ज्वालामुखी का एक उदाहरण के तौर पर आता है। दूसरा है तंजानिया देश में किलिमांजारो, ये जो है ये पर्वत एक केंद्रीय ज्वालामुखी से बना हुआ है। दो पर्वत हैं, ये दो पर्वत ये केंद्रीय ज्वालामुखी से बना हुआ है। आपके पास जो मतलब किताब है, किताब कर भी आप मतलब देख सकते हैं कि आकृति क्रमांक 2.16 उसमें केंद्रीय ज्वालामुखी का उदाहरण के तौर पर दिया है, यानी कि वो ज्वाला रस बाहर आ रहा है, वो गैसीय पदार्थ उसमें से बाहर आ रहा है, तभी ये पदार्थ आने के बाद ही ये शंक्वा का पर्वत उसमें से एक उदाहरण माना जाता है। अब उसके साथ साथ अभी पहला हो गया केंद्रीय ज्वालामुखी, दूसरा है भ्रंशीय ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी अभी भ्रंशीय ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा की कई दरारें जो दरारों में बाहर निकलता है उसे भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। जो भ्रंशीय ज्वालामुखी किसी कहते हैं कि ज्वालामुखी का उद्रेक देखा है कि ज्वालामुखी का उद्रेक कैसा हो गया है, ये पूरे सभी जगह ये उद्रेक हो गया है, जल गया है। तो ऐसा उद्रेक होने के नाते उसे भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। तो नोट कीजिए, ज्वालामुखी का होते समय लावा कई दरारों में से बाहर निकल उसे भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी कार से बाहर निकलने वाला पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैल जाता है। ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी की निर्मित भी होती है। इन्हीं कारण ज्वालामुखीय पठार है, ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है। जैसे भारत दक्कन का पठार, अभी आप इस भारत देश में रहते हैं तो आपको मालूम है कि भारत का जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार एक केंद्रीय ज्वालामुखी मतलब पर्वत का एक उदाहरण के तौर पर या भ्रंशीय ज्वालामुखी उदाहरण उसमें से दिया गया। कौन से उदाहरण है? भ्रंशीय ज्वालामुखी उद्रेक। तो वही उद्रेक वही होता है कि ये लावा रस वहां से बाहर निकलता है और निकलने के बाद ऐसे कि जिसे जैसे दक्कन का पठार इसी कारण इसकी निर्मित हो गई है, ये बाहर आ गया है। और आकृति पॉइंट 2.17 उसमें दिया है कि ये भ्रंशीय ज्वालामुखी आप देखते ही मालूम हो जाता है कि पूरे मतलब इसमें से आग की तरह से निकल रहा है। ये आग की तरह से निकलते हुए भी ये भ्रंशीय ज्वालामुखी मालूम हो जाता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए, याद में रखिए कि उद्गम समय विधि अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। जैसे एक वर्तमान में बार बार उद्गार होता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। वर्तमान में बार बार उसका उद्गार होता है, उसे वो सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जापान का फुजी, ये महत्वपूर्ण है, ये सक्रिय ज्वालामुखी उसको भी कहते हैं। नोट कीजिए, जापान का फुजियानामा ये भूकंप का ये ज्वालामुखी का उदाहरण उसमें दिया गया है। तथा भूमध्य सागर उसमें भी ये ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। भूमध्य सागर उसमें स्थित स्ट्रोम्बोली, ये स्ट्रोम्बोली ये जो है ये भी भूमध्य सागर का एक उदाहरण है। ये कुछ के लिए शांत और फिर भी कभी अचानक जागृत कैसे ज्वालामुखी को प्रस्तुत या निद्रिस्त ज्वालामुखी कहते हैं। जो ज्वालामुखी निद्रिस्त होता है, जैसे कि आप सो जाते हैं, उसी तरह से वो निद्रिस्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं। ये निद्रिस्त ज्वालामुखी मैंने कि होने के नाते ही पूर्ण रूप से ये इटली स्थित बेस वीएस ये इसमें है, और अलास्का स्थित माइल इसमें है, और भारत में बैरन द्वीप इसमें ये निर्दिष्ट ज्वालामुखी है।
निर्दिष्ट ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में वेसुवियस ये है ये, और इसके बाद अलास्का स्थित है काटमाई, और भारत में कौन सा है? द्वीप है। ये उदाहरण है कि आपको मतलब जोड़ियां मिलाने के लिए यानी कि उसको भी मतलब उनके कौन कौन सा है ये मतलब दिखाने के लिए आता है, और जिसमें दीर्घकाल उद्गार नहीं हुआ तथा उसका भविष्य में ऐसा उद्गार होने की संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ये मृत यानी कि मृत होता है, मृत्यु जिसका होता है, ये मृत ज्वालामुखी, ये उद्गार जिसका हो नहीं होता है, भविष्य कभी भी उसका उद्गार नहीं होने की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है मृत ज्वालामुखी? कहाँ है? तंजानिया में। तंजानिया एक देश है, इस तंजानिया स्थित एक मांजरून इसमें ज्वालामुखी है। तो ये आधार पर ये देखते ही उसका हम अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते ही आकृति 2.18 उसमें कई निम्न प्रश्न भी दिए गए हैं। उसके आधार पर हम ये उसका उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करने के बाद ही अभी ये दिया जाता है कि कई मानचित्र आप देखते हैं, तो मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टियों के नाम लिखिए। अभी यहाँ पे दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप किस ओर है, वहां पर कौन सा पर्वतीय प्रदेश है। एशिया महाद्वीप में ये मतलब भारत आता है, उसमें भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश में है ये भी आता है, और महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है, उसका क्या कारण हो सकता है, ये भी उसमें आता है। और भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी का वितरण और भूपटल सीमा, इन संबंध स्थापित करना है। तो ऐसे भूपट्ट सीमाओं के क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध कैसा है? ये संबंध बहुत सारे ज्वालामुखी इन सीमाओं पर हो जाता है। अभी आपने जो संजय यानी कि भूपट्टी का भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी यहाँ पे दिया है कि पूर्ण भूपट्टी का राज सीमा, भूपट्टी का सीमा निर्मित सीमा, भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी, ये विश्व संचार दिया है। तो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या जो 7 महाद्वीप है, यूरोप यानी कि ये अमेरिका, ये जो है 7 महाद्वीप, इसी तरह से 2.18 में आपको भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी यहाँ भूपट्टी का संसार का दिया गया है। तो ऐसे देखते ही इसमें से मालूम हो जाता है कि ये भूकंप क्षेत्र का विस्तार इन सीमाओं के ये समीप उनके भागों में दिखाई दे, और भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में उसका भूप्रदेश पटल के भीतर जाता है, उस स्थान पर भूपट्ट का विनाश हो जाता है। विनाश होता ही रहता है। विनाश सीमा कहते हैं, तैयार हो जाते हैं, इसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा हाँ। तो ज्वालामुखी के परिणाम, इस ज्वालामुखी के परिणाम देखते हुए ज्वालामुखी का उद्गार, उनके कारण जीव एवं वित्तवान दूसरे को
तो ये महासागर है, महासागर में ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी लहरें निर्मित होती है और उनके कारण ज्वालामुखी से बाहर आए धूल, धुआं, राख, गैस और जल वाष्प आदि घटक पदार्थ समय वातावरण में रहते हैं। तो ये जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। ये ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। और ये पर्यावरण का संतुलन बिगड़ते हुए भी हम देखते हैं कि उसमें ज्वालामुखी राख के कारण भूमि जो होती है, ये भूमि बनती है और बनने के बाद लावारस जैसे विविध खनिज संपदा जो है, ये संपदा भूपटल की ऊपरी सतह में आ जाती है। ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि की जो भी है अथवा कभी कोई भी द्वीप नष्ट हो सकता है। इन्हीं के कारण ज्वालामुखी के कारण कौन सा भी द्वीप ऐसे होते हैं नष्ट हो जाए और नष्ट होने के बाद ही पूर्ण रूप से उसका मतलब नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद ही जो अभी पूर्ण रूप से ये देखा गया है कि ज्वालामुखी और ये ज्वालामुखी में ऐसी मृत्यु ज्वालामुखी, अभी मृत्यु ज्वालामुखी मुख के पास वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार हो जाती है। अभी यहाँ पे अभी दिखाए चित्र में दिखा है कि भूकंप के परिणाम, भूकंप के परिणाम में क्या है कि बहुत सारे जो मतलब मंजिले हैं, मकान हैं और गिरे हैं, यानी कि क्योंकि ये भूकंप का परिणाम हो जाता है। अभी इसी के साथ साथ अभी हम क्या जानते हैं कि भारत की जो भूमि है आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी है, यानी कि पूर्व की बंगाल की खाड़ी, भारत का जो पूर्व है ये पूर्व स्थान पे है, आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनमें बैरन द्वीप है। तो ये बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी का प्रकार है, एक का प्रकार माना जाता है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी अवस्था में जो ये ज्वालामुखी विगत अनेक वर्षों से प्रसुप्त शांत, ये शांत का उद्गार हो रहा है। इस उद्गार में से धूल या धुआं से कीचड़ बाहर निकल रहा है, इस कारण और कुछ प्रमाण में लावा भी बाहर निकलता है। अभी देखिए ये चित्र में कि कई भागों में ये लावा बाहर निकल रहा है, यानी कीचड़ भी बाहर निकल रहा है। ऐसी स्थिति में देखते ही यही कारण आपको दिखाई देता है। तो ऐसे देखते ही पूर्ण रूप से अभी कई प्रश्न भी उसमें से पूछे जाते हैं कि भूकंप नाभि, भूकंप आदि केंद्र, ज्वालामुखी का उद्गार, ये भी उसमें से होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉकी पर्वत जो है, रॉकी पर्वत में उत्तर अमेरिका, एक यहाँ पे रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तर अमेरिका में है। अभी हिमालय कहाँ है? ये एशिया द्वीप में है। और अलाप्स द्वीप है, यानी कि अलाप्स जो है वो अलाप्स यूरोप में है। तो ऐसे और ऐसे जो ग्रेट यानी कि ग्रेट रिफ्ट वैली ब्रंच घाटी के किस महाद्वीप में है? ये ब्रंच घाटी है अफ्रीका महाद्वीप में है। यानी कि 7 महाद्वीप अपने इस संसार में, इस संचार में, संसार में पूरे विश्व में 7 महाद्वीप में है और इस 7 महाद्वीप से एक अफ्रीका महाद्वीप है। तो किलिmanjaro एक ज्वालामुखीय पर्वत है, ये भी किलिmanjaro ज्वालामुखी पर्वत है। ये तंजानिया देश में है, इसमें तंजानिया में है और ये
तंजानिया में होते हुए भी यहाँ पे अभी अभी हम जानते हैं कि ब्रशंत पर्वत, अभी ब्रशंत पर्वत, ये ब्रशंत पर्वत, ये दोनों भ्रंशों के बीच एक भूपटल के ऊपर नीचे उठे हुए तथा ठिये के समान दिखाई देने वाले भाग को प्रशंत पर्वत कहते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं, देखते हुए भी ये पूर्ण रूप से भ्रशंत पर्वत हो। अभी भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी में क्या है कि दो समीप पर्वतों को भ्रशों के बीच भूपटल के धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर आपको आएगा जोड़े मिलाने के लिए कि ये जो है किसमें है, अभी ग्रेट रिफ्ट वैली, अभी ग्रेट रिफ्ट वैली, अलाप्स पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और उसके आगे स्तंभ में होगा, स्तंभ में हो गया, अस्तंभ होते हुए भी बस स्तंभ में है एक वलित पर्वत, प्रशंत पर्वत, भ्रंश घाटी। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली ये जो है भ्रंश घाटी है, और अलाप्स पर्वत है वो वलित पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये ब्रशंत पर्वत है। तो ऐसे यहाँ पे दिया गया है। ये अभी इनके कारण ये अभी मृत्यु ज्वालामुखी, अभी मृत्यु ज्वालामुखी कहाँ है कि तंजानिया में है, तंजानिया का किलिमांजारो, ये मृत्यु ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। जैसे निद्रा की कहाँ है, वो भारत में, वो कहाँ है कि द्वीप में है, मैंने कि भारत भारत में बैरन द्वीप, इसमें ये बोला जाता है। इसके साथ अभी देखते हैं कि भूकंप के भी कारण देखें, भूकंप के परिणाम देखें, और भूकंप के परिणाम और कारण ये देखते हुए भी उसमें उनके कारण अच्छी तरह से हम जानते हैं क्या होता है। अभी ज्वालामुखी के परिणाम, अभी ज्वालामुखी के परिणाम भी हमने देखे कि उसमें से धुआं आने वाली, धुआं, धूल, राख, गैस, जल वाष्प आदि जो घटक है ये लंबे समय वातावरण में रहते, इन्हीं कारण यहाँ पे ये ज्वालामुखी का बहुत मुख्य रूप से दिया जाता है। और ज्वालामुखी ये लावारस भी तैयार हो जाता है, लावारस के कारण अनेक प्रकार के भूपृष्ठ के निकट उपलब्ध हो जाते हैं। अभी संसार में कई प्रमुख पर्वतों की हलचल होती है, निर्मित होती है, क्योंकि संसार से के प्रमुख वलित पर्वत है कि पर्वत का निर्माण करने वाली जो मंद भू हलचलें हैं, उस हलचलों के कारण निर्मित हुए ये हलचल है, के कारण कौन सा है, उदाहरण के तौर पर हिमालय, ये हिमालय क्या है, ये हिमालय उसमें से एक उदाहरण है। अभी अरावली पर्वत, अरावली, एंडीज, अलाप्स आदि पर्वत है, ये पर्वतों का नाम है। तो ये संसार के हलचलों कारण ये निर्मित हुआ है पर्वत, मंद भू हलचलों के, मंद भू हलचल है उनके कारण ये पर्वत तैयार हुए, निर्मित हुए हैं। और कई ये मकान या भूकंप की तीव्रता जो है, ये भूकंप की तीव्रता के अधिक हो मकान अधिक संख्या में गिरते हैं, ज्यादा भूकंप होते तो मकान ज्यादा गिरने लगते हैं। तो स्थिति में यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो अभी तो अभी उनके लिए भी ये परिणाम उसमें होता है, और होते हुए भी
होते हुए भी बहुत सारी हानि होती है, जनधन हानि होती है, यातायात का मार्ग बाधित होते हैं, संसार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पे दिए जाते हैं। और कई भागों में अभी हिमालय की तलहटी के पास उसमें कंपन इमारतें गिर गई तो पहले ही जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगती है। और हिमालय के तलहटी के पास भूकंप आने से ही भूमि कंपन उसका होता है, भुवनी भूरूप कंपन यानी कि उसका हिलना, तो ये हो जाता है। इसी के साथ साथ ये उसकी निर्मिति हो जाती है। तो ऐसे स्थिति हम देखते हैं और देखते देखते अभी ये अभी बैरन द्वीप का है। बैरन द्वीप ये भारत में अंडमान सागर का कुछ समय के लिए शांत रहता है। ये फिर भी कभी अचानक जागृत होता है, यानी किसी इस ज्वालामुखी का उद्गार केंद्रीय तो हमने अभी आज लास्ट जो भी है ये भूकंप जो है, ये भूकंप के प्रकार हमने देखे, कितने ज्वालामुखी के प्रकार, भूकंप कैसा होता है ये भी हमने देखा। और भूकंप से उनकी परिणाम क्या है ये भी हमने देखे। तो दोनों में भूकंप और ज्वालामुखी उसमें फर्क क्या है ये भी हमने देखा। तो ये देखते हुए भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों का अंतर स्पष्ट कीजिए, हमको अपने आप मालूम हो जाता है। जैसे अभी मंद भू हलचले और द्रुत भू हलचले ये भी हमने देखा है। तो ये देखते हुए ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा का निरंतर और गति मंद गति से उत्सर्जन होता रहता है। इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलें होती, इन हलचलों की मंद भू हलचलें कहते हैं। और द्रुत भू यानी कि द्रुत भू हलचले में क्या होता है कि पृथ्वी के भूभाग में कभी कभी अचानक बड़े बड़े पैमाने और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इन वेगवान ऊर्जा तरंगों के कारण पृथ्वी के अंत भाग में हलचलों को द्रुत भू कहते हैं। ये मुख्य रूप से यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं खत्म कर देता हूँ। ओके।